हेलो एंड वेलकम टू स्टडी रूम। तो 8वें अध्याय के हम आखिरी वीडियो पे आ गए हैं। ठीक है, इस वीडियो का टाइटल है गैर ब्राह्मण आंदोलन। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो हमें पता है कि जो 20वीं सदी के आरंभ में गैर ब्राह्मण आंदोलन की शुरुआत हो चुकी थी। ये प्रयास उन गैर ब्राह्मण जातियों का था जिन्हें शिक्षा, धन और प्रभाव हासिल हो चुका। ठीक है, उनका तर्क यह था कि जो ब्राह्मण तो थे, वे उत्तर से आए थे। ठीक है, और हाँ, तो वे उत्तर से आए थे और उन आर्य आक्रमणकारियों के वंशज हैं जिन्होंने यहाँ से मूल निवासियों यानी कि देसी द्रविड़ नस्लों को हराकर दक्षिणी भूमि पर उन्होंने अपना विजय हासिल करा हुआ था। उन्होंने सत्ता पर ब्राह्मणवादी देवों को भी चुनौती दे दी थी। तो पेरियार के नाम से प्रसिद्ध एवी रामस्वामी नायकर, ठीक है, वो थे। वे एक मध्य वर्गीय परिवार में पले बड़े थे। ठीक है, उन्होंने अपनी प्रारंभिक जीवन में संन्यास ले लिया था और उन्होंने संस्कृत शास्त्र में बहुत ही ज्यादा गंभीरता से पढ़ाई लिखाई की। ठीक है, तो पेरियार मूल रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य बन चुके थे। उन्होंने अस्पृश्यों को जाति असमानता से मुक्त करने के लिए स्वाभिमान आंदोलन को शुरू करा था। ठीक है, वे मनु, भगवत गीता और रामायण की संहिताओं को के मुखर आलोचक थे। और पेरियार को ये बात समझ आ चुकी थी कि अछूतों को, जिनको हम सबसे लोअर क्लास, हमने पिरामिड में देखा था पहले के वीडियो में, तो अछूतों को अपने स्वाभिमान के लिए खुद लड़ना पड़ेगा। इसी बात को ध्यान रखते हुए उन्होंने ये स्वाभिमान आंदोलन की शुरुआत की थी। उनका कहना था कि जो मूल तमिल और जो द्रविड़ संस्कृत के लोग हैं, उनको वो ही असली वाहक अछूत ही थे जिन्हें ब्राह्मणों ने अपनी अधीन कर लिया था। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल पेरियार ने अपने, जिनको हम एवी रामस्वामी के नाम से भी जानते हैं। और क्योंकि वे रामायण और भगवत गीता के आलोचक थे, उनका यही कहना था कि जो ब्राह्मणों की निचली जातियां हैं, उन पर अपनी सत्ता तथा महिलाओं पर पुरुषों का प्रभाव स्थापित करने के लिए इन पुस्तकों का सहारा लिया जाना चाहिए। और इन पुस्तकों को बहुत ज्यादा जरूरी है कि स्वाभिमान आंदोलन को और ज्यादा प्रोत्साहित किया जाए। ठीक है, तो ब्राह्मणों ने कैसी प्रतिक्रिया दी इस बात को लेकर। तो जितने भी रूढ़िवादी हिंदू थे, वे समाज के सनातन धर्म सभाओं, भारत धर्म महामंडल और ब्राह्मण सभा जैसे जितने भी संघ थे, उसकी स्थापना करने की उन्होंने प्रतिक्रिया व्यक्त करी। ठीक है, जाति पर वाद विवाद यानी कि डिबेट और संघर्ष औपनिवेशिक काल के बाद भी जारी रहा और हम आज भी, हमारे समय तक ये बात अभी तक चल रही है। जो जाति के नाम पे जो भेदभाव हो रहा था, ठीक है, भेदभाव जो हो रहा था, उस चीज को खत्म करने की बात हो रही थी। ठीक है, और ये सब चीजों को हिंदुत्व के एकदम कॉर्नर में ले जाने की कोशिश हो रही थी और ये सब हटाना है। ठीक है, इनका कहना था कि क्योंकि हमें ये असमानता मुक्त करनी है, असमानता को मुक्त करनी है, जिसके लिए ये स्वाभिमान आंदोलन भी जरूरी है। और ब्राह्मणों की कैसी प्रतिक्रिया थी, तो उन्होंने यही करा। उन्होंने जितने भी धर्म सभा, भारत के महामंडल थे, ब्राह्मण सभा जैसे सारे संघों की स्थापना करके उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करी इसी बात को लेकर। अब सुधार के लिए संगठन। ठीक है, अब क्योंकि ये सारी एसोसिएशन बन चुकी थी, तो अब ये बात जरूरी हो गई थी कि कैसे हम वाद विवाद करके ये जो स्ट्रगल हो रहा है, उस चीज को हटा के सब कुछ के आगे बढ़े। ठीक है, तो सुधार के लिए कैसे संगठन हुआ। ब्रह्म समाज और केशव चंद्र सेन, ठीक है, फिर उन्होंने डेरोजियो का युवा बंगाल आंदोलन हुआ। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट। फिर रामकृष्ण मिशन और स्वामी विवेकानंद का भी बहुत बड़ा रोल था इस चीज में। फिर प्रार्थना समाज बनाया गया, वेद समाज बनाया गया, अलीगढ़ आंदोलन और सैयद अहमद खान का भी बहुत ज्यादा बड़ा रोल था, और सिंह सभा आंदोलन आखिरी। तो पहला है यहाँ पे ब्रह्मो समाज। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। तो ब्रह्मो समाज की स्थापना हुई थी 1830 में।
और यह संस्था सभी प्रकार के मूर्ति पूजा और बलि के विरुद्ध थी। और इसके जो भी अनुयायी उपनिषद थे, ठीक है, उनमें वे विश्वास रखते थे। ठीक है, इसके संस्थानों के अन्य धार्मिक प्रथाओं और परंपराओं की आलोचना करने का कोई और अधिकार नहीं था। ठीक है, अब ब्रह्मो समाज ने विभिन्न धर्मों के आदर्शों, खास तौर पर हिंदुत्व और ईसाई धर्म के विचारों की आलोचनात्मक व्याख्या करते हुए उन्होंने इन सब को एक सकारात्मक पहलू को प्रकाश दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट है, ये था कुछ 1820 की बात। यहाँ पे 1820 की दशक में हेनरी लुई ने क्या किया था, विवियन विवियन डेरोजियो, ठीक है, विवियन डेरोजियो हिंदू कॉलेज कलकत्ता में एक अध्यापक थे। उन्होंने अपने सारे विद्यार्थियों को एक परिवर्तनकारी विचारों का से अवगत कराया और उनको एक बहुत तमाम तरीकों से उनको सत्ता पर उनकी सवाल भी खड़ा किया गया। ठीक है, और उसको ऐसे सवाल पे खड़ा करने की प्रोत्साहन भी दी। ठीक है, उनके द्वारा शुरू किया गया यंग बंगाल मूवमेंट, ठीक है, यहाँ पे यंग बंगाल मूवमेंट शुरू हुआ था और उनमें जो भी विद्यार्थी थे उन्होंने अपनी परंपराओं और रीति रिवाजों पर उंगली उठाई। महिलाओं के लिए उन्होंने शिक्षा की मांग की और यह भी एक ऐसा सोच डाला कि वे ऐसे सोच की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए वे बहुत ज्यादा अभियान चलाया जाता। फिर रामकृष्ण मिशन का नाम स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर ही रखा गया था। ये मिशन किस लिए था? समाज सेवा और निस्वार्थ श्रम के लिए, उनको श्रम के जरिए मुक्त करने के लिए एक ऐसा गोल बनाना चाहिए, एक ऐसा लक्ष्य बनाना चाहिए, उस पे डाला गया। ठीक है, फिर है प्रार्थना समाज। तो प्रार्थना समाज जो थी वो जातीय बंधनों को खत्म करने के लिए थी और जो भी बाल विवाह उस जमाने में होता था, यहाँ पे जब हम प्रार्थना समाज की बात कर रहे हैं, ठीक है, बाल विवाह जो होता था उसको मुक्त करने के प्रयास में किया गया। ठीक है, प्रार्थना समाज ने महिलाओं की शिक्षा को बहुत ज्यादा प्रोत्साहन देने की कोशिश करी। विधवा का जो दोबारा विवाह होता है उस पे उसको बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया और सती प्रथा को खत्म करने के लिए लड़ाई की। इन सब चीजों को प्रोत्साहन किया उन्होंने। ठीक है, फिर था वेद समाज। तो जो वेद समाज था वो भी बहुत ज्यादा प्रार्थना समाज से प्रेरित था। ठीक है, वेद समाज का काम ये था कि वे जातीय भेदभाव को समाप्त करने के लिए और विधवा विवाह तथा महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए ही काम करते थे। फिर है अलीगढ़ आंदोलन। अलीगढ़ आंदोलन सैयद अहमद खान के द्वारा शुरुआत की गई थी और वो एक एंग्लो इंडियन जो कॉलेज था उसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जिसको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी कहते हैं, उसके नाम से अब जाना जाता है। ठीक है, यहाँ मुसलमानों को पश्चिमी विज्ञान के साथ साथ बहुत विभिन्न विषयों को आधुनिक शिक्षा दी जाती है। ठीक है, अलीगढ़ आंदोलन का जो शैक्षणिक सुधारों का क्षेत्र है उस पर बहुत ज्यादा गहरा प्रभाव पड़ा था। अब 1873 में सिंघों को सुधारवादी संगठन के रूप में सिंह सभा की स्थापना हुई। ठीक है, तो इसमें इन सभाओं ने जो सिख धर्म से रिलेटेड जो अंधविश्वास थे, जातीय भेदभाव थे और ऐसे बहुत सारे जो आचरण थे जिसमें बहुत अंधकार फैला हुआ था, उसको साफ सफाई, उसको मुक्त करने के लिए ये सिंह सभा आंदोलन बना। ठीक है, तो अब जैसे मैंने हर एक का बारे में आपको थोड़ी थोड़ी एक्सप्लेन करा है, तो यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म होता है। इसके बाद हम एनसीईआरटी के आपके क्वेश्चन है उसको सॉल्व करें। तो पहला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित लोगों के किन सामाजिक विचारों का समर्थन और प्रसार किया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड पे बहुत सारे लोगों के नाम हैं और उन्होंने किस सामाजिक विचार के बारे में समर्थन करा या उसका प्रसार करा वो लिखना। पहला है
राजा राम मोहन रॉय, उन्होंने क्या किया था, ब्रह्मो समाज, अगर आपको याद है तो बिल्कुल करेक्ट। फिर है दयानंद सरस्वती, उन्होंने आर्य समाज की स्थापना करी। ठीक है, फिर है वीरेशलिंग पंतुलू, ठीक है, उन्होंने विधवा विवाह का समर्थन करा था। ठीक है, फिर है ज्योतिराव फूले, ठीक है, तीसरे चौथे ज्योतिराव फूले ने सत्यशोधक समाज का करा था। ठीक है, पांचवे हैं पंडित रामाबाई, उन्होंने पुणे में जो भी विधवा लोग थे उनके लिए घर बनाया था। ठीक है, फिर छठा है पेरियार, उन्होंने हिंदू व पुराणों के कट्टर आलोचक थे वे। ठीक है, फिर पॉइंट है मुमताज अली, उन्होंने जितनी भी मुसलमान लड़कियां थी, मुस्लिम लड़कियां थी, उनकी शिक्षा के लिए समर्थन करा। और लास्ट है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, उन्होंने महिलाओं के लिए स्कूल को खोला था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राचीन ग्रंथों के ज्ञात से सुधारकों को नए कानून बनवाने की किस तरह से मदद मिली। तो ये थी कुछ 3 पॉइंट है यहाँ पे जिनसे उनको मदद मिली थी। पहला है कि संधार के नए तरीके विकसित हो गए थे। पहली बार किताबें, अखबार, पत्रिकाएं, पुस्तक, पत्रें, सब कुछ छप रही थी। और ये जो नई चीजें छप रही थी वे पुराने साधनों के मुकाबले काफी सस्ती थी, इसलिए ज्यादा लोग में इनकी पहुंच गई। ठीक है, नए शहर में हर प्रकार का सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक और धार्मिक मुद्दे पर चर्चा की गई थी, और वो सारी चर्चा आम आदमी को तक पहुंचती थी। फिर है लड़कियों को स्कूल न भेजने के पीछे लोगों के पास कौन कौन से कारण हो। तो हमें पता था कि वे स्कूल नहीं जाते थे, वे घर पे ही रहते थे, और इसका भी बहुत बड़ा पूरा रेवोल्यूशन हुआ था। तो क्या कारण थे, उनका कहना था कि लड़कियां अगर घरों से दूर भागने लगेंगी, पारंपरिक और घरेलू जो घर के काम होते हैं वे वो नहीं करेंगी, स्कूल जाने के लिए लड़कियों को सार्वजनिक स्थल, यानी कि जो पब्लिक स्पेस है, सार्वजनिक स्थल है, उनसे होकर जाना पड़ेगा, जिनकी वजह से जो लोगों को मंजूर नहीं था। और फिर लड़कियों के आचरण पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा, जिसकी वजह से वे बिगड़ जाएंगे। ठीक है, फिर ईसाई प्रचारकों की बहुत सारे लोग क्यों आलोचना करते थे, कुछ लोग उनका समर्थन भी करते थे। ऐसा क्यों? तो आलोचना ईसाई जो प्रचारक थे, यहाँ पे जो मिशनरीज की बात होती है, आलोचना इसलिए करते थे क्योंकि वे भारतीय संस्कृति को नष्ट करने के लिए विदेशी संस्कृति भारत में लादने की कोशिश करे जबरदस्त। ठीक है, और जनजाति समूह तथा निम्न जाति के लोगों को अपने धर्म में बदलने की कोशिश कर रहे थे। समर्थन इसलिए भी कर रहे थे क्योंकि उससे क्या होता है, स्त्री और पुरुष को में समानता आ रही थी और उनको अधिकार बराबर का मिल रहा था। और दूसरा पॉइंट की जो जनजाति और निम्नलिखित जाति के लोग हैं, छोटे निम्न जाति के लोग थे, उनके लिए स्कूलों की स्थापना हो रही थी। ठीक है, तो अंग्रेजों के काल में ऐसे लोगों के लिए कौन से नए अवसर पैदा हुए थे जो निम्न मानी जाने वाली जातियों से संबंधित थे। ठीक है, तो जो आदिवासी समुदाय थे और जो निचली जातियां थी जिनको निम्न कहा जाता था, उनके जो बच्चे थे उनके लिए एक स्कूल खोला गया। रोजगार के बहुत नए नए अवसर बनाए गए, जैसे मकान बनाना, पार्क की स्थापना करना, रेलवे कंस्ट्रक्शन करना। इन सब का निर्माण के टाइम पे बहुत सारे लोगों की आवश्यकता होती थी, तो फिर वो इनको लेबर की तरह रखते थे। ठीक है, और बहुत बेसिकली बहुत नए नए रोजगार और नौकरी के अवसर तैयार हो चुके थे। और बहुत से लोग शहर जा रहे थे, या मतलब शहरों को छोड़कर बागानों में जा रहे थे काम करने के लिए, असम, केरल और ऐसी जगह पे बड़े बड़े प्लांटेशन वगैरह में काम करने के लिए। ठीक है, सुधारकों के समाज में जातीय असमानताओं की आलोचना की किस तरह सही ठहराया गया। तो आलोचना को क्या बोलते हैं, सही ठहराने के जो उचित बताने के जो कारण थे वो ये थे। ठीक है, तो ज्योतिराव फूले ने ब्राह्मणों की इस बात को गलत ठहराया कि वे आर्य होने के कारण भी वे अन्य लोगों से श्रेष्ठ नहीं है। ठीक है, फूले का तर्क यह था कि जो अन्य लोग हैं वे उपमहाद्वीप के बाहर से आए हैं, उन्होंने यहाँ के मूल निवासियों को हराया और उन पर गुलामी बनाई, तथा
जो पराजित जनता हो चुकी है वे निम्न जाति कहने लग गए हैं। ठीक है। फिर पेरियार ने हिंदू व पुराणों की आलोचना की और उनका मानना ये था कि जो ब्राह्मण थे वे निचली जातियों पर अपनी सत्ता तथा महिलाओं पर पुरुषों का जो अपनी जो रौब जमाने की जो स्थापित करने के लिए इन सब चीजों को इन पुस्तकों के सहारे लाया गया और बताया गया। ठीक है। हरिदास ठाकुर ने भी जाति व्यवस्था को सही करने के लिए जो ब्राह्मणवाद है उसकी ग्रंथों पर सवाल उठाया गया। और आखिरी में अंबेडकर ने, हमने पढ़ा था जैसे पहले के चैप्टर में मंदिर प्रवेश आंदोलन के बारे में, बहुत सारी समकालीन समाज को उच्च जातियों की ओर प्रश्न उठाते हुए देखा और 3 मंदिर प्रवेश की उन्होंने आंदोलन करे थे।